गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू नेशनल ट्यूटोरियल सर्कल। तो जैसा कि लास्ट क्लास में जो बजट क्लास थी मेरी, उसमें मैंने बोला था कि एक क्लास और लूँगी सिंधु घाटी सभ्यता पे, क्योंकि मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उनको नहीं छोड़ सकते हम। इसलिए मुझे नीड लगी कि एक क्लास तो और होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये हमारी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसको इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से हर चीज़ को नोट डाउन करिएगा। और अब तक की सबसे लंबी क्लास भी होने वाली है, लास्ट क्लास भी है सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि इसके बाद से हमारी जब भी हिस्ट्री की क्लास होगी तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो लेसन होगा वो होगा वैदिक संस्कृति। तो दो साइड्स की हम बात कर चुके थे। लेट्स स्टार्ट। दो साइड्स की हमने बात करी थी, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की। तो अब थर्ड जो मेन साइट्स है, हम बात कर रहे हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित तथ्य। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात मैंने लास्ट क्लास में कर ली थी, जो हिस्ट्री की लास्ट क्लास मेरी हुई थी। अब तीसरी जो मेन साइट है वो है चहुंदड़ो, जो पाकिस्तान में पाई जाती है। मैं इस क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड के साथ बोलूँगी, इसलिए थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने हैं। इसमें अधिकतर तो वो पॉइंट्स होंगे जो आपके रिवाइज होंगे, जो शायद जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी सुनाई थी मैंने, उसमें वो मैं उन पॉइंट्स को एक बार बोल चुकी हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिवाइज होंगे और कुछ नए पॉइंट्स भी होंगे। तो चहुंदड़ो पाकिस्तान में पाया जाता है। चहुंदड़ो जो नामक साइट्स है वो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से प्री हड़प्पन हिस्ट्री के अवशेष मिले हैं। प्री हड़प्पन हिस्ट्री बोले तो जो हिस्ट्री मतलब जो हड़प्पन हिस्ट्री की शुरुआती दौर था उसके अवशेष मिले हैं। बकराकार ईंटें मिली हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन मतलब सजने संवरने की जो चीजें होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए वहां मिला है वैनिटी बॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चहुंदड़ो का है कि ये एकमात्र नगर ऐसा है हड़प्पा सभ्यता का जहां दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गौर कीजिएगा, दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब इसको अगर आप दूसरी तरह से याद रखना चाहें तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स हैं वहां पे दुर्गीकरण के साक्ष्य हैं। किसको छोड़ के? चहुंदड़ो को छोड़ के। चहुंदड़ो में दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं है। दुर्गीकरण बोले तो किसी नगर को सुरक्षित रखने के लिए एक दुर्ग जैसा जो बनाया जाता था पुराने जमाने में, कोई चार दीवारी, तो उसके कोई साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट साइट है आपकी लोथल, जो कि गुजरात में है। इसको हम बंदरगाह नगर भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप खुद कनेक्ट करके देखिए, गुजरात में पाया जाता है समुद्र, तो समुद्र है तो उसके किनारे के बंदरगाह भी होंगे, और बंदरगाह है यानी कि वहां से कुछ ना कुछ व्यापार भी होता होगा, तो इसको हम बंदरगाह नगर बोलते थे। व्यापार की बात करी है तो उस वो भी वहां से होता था, उसका क्या साक्ष्य पाया गया वहां पे? वहां से मिली है हमें फारस की मोहरें। फारस, फारस जो देश है दूसरा, वहां की मोहरें मिली हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोथल और फारस के बीच व्यापार हुआ करता था समुद्र के रास्ते से। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का ही छोटा सा स्वरूप है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसे मेडिकल सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर सर्जरी के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। घोड़े का मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। डेट्स इट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट साइट है हमारी काली बंगा। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे खेती होती थी। और एक साथ दो फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड या अग्नि देविकाएं मिली हैं। बेलनाकार मोहर मिली हैं। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियां मिली हैं। और
लास्ट है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कैसे मिले कि जो वहाँ पे बिल्डिंग्स पाई गई हैं पुरानी, मतलब खुदाई में, तो उनकी नींव में दरार पाई गई है। और नींव में दरार कब आती है? जब किसी तरह का कोई भूकंप आता है। सिक्स्थ हमारी इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। ये पाई जाती है कच्छ के रण में। यहाँ पे साइन बोर्ड के साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे आजकल शहरों में जगह जगह साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो इसी तरह के वहाँ पे साक्ष्य पाए गए हैं। वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पूरी तरह से अर्बन, देखिए साइन बोर्ड शहरों में पाया जाता है, वॉश बेसिन शहरों के घरों में होते हैं, तो वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। जल भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। जल भंडारण बोले तो वाटर स्टोरेज के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र नगर है ये जो 3 हिस्सों में विभाजित था। तो कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर था जो 3 हिस्सों में विभाजित था, तो वो कौन सा था? धौलावीरा। ये तो हमारी इंपॉर्टेंट साइंस कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं नगर नियोजन एवं जल विकास प्रणाली पे। क्योंकि लास्ट से लास्ट क्लास में जब भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी सुनाई थी, उसमें भी शायद बोला था कि अगर ये अर्बन सिविलाइजेशन था तो उसकी कुछ प्रणाली भी रही होगी, किस तरह से इस नगर को नियोजित किया गया था, किस तरह का डेवलपमेंट था। तो तब भी मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और लोथल और सुरकोतदा, लोथल और सुरकोतदा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। मतलब ये 2 शहर थे जो एक ही रक्षा प्राचीर बोले तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, दुर्ग या 4 दीवारी, उससे घिरे थे। सिस्टम कैसा था नगर योजना प्रणाली का? ग्रिड सिस्टम, यानी कि जैसे कि जाल होता है, जाल की तरह बिछा हुआ नगर। सड़क के एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि समकोण पे काटती थी। नालियां जो बनी थी वो ईंट चूने व जिप्सम से बनी थी और नालियां पत्थरों से ढकी होती थी। ये तो हमारी हो गई नगर योजना प्रणाली। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, सारी इंपॉर्टेंट साइट्स की हमने महत्वपूर्ण साक्ष्य मिली कि उन्हें कहाँ से क्या क्या मिला। हमने नगर योजना प्रणाली पढ़ ली, जल प्रणाली पढ़ ली। अब हम आते हैं लास्ट में कुछ जो अलग से नोट करने वाले पॉइंट है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के। तो वो पॉइंट है, कालीबंगा के अधिकतर घरों में कुएं के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ के घरों में? देखो भाई, फिर से ये याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। का से कालीबंगा और का से कुएं। तो कभी भी आपको अगर ऑप्शन आ जाता है कुएं के साक्ष्य कहाँ मिले, अब वहां मान लो 4 ऑप्शन देते हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल और हड़प्पा, तो आपको याद आना चाहिए का से कुआं और का से कालीबंगा। नहीं होगा ना गलत अब? अच्छा, अब सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो इस पे अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हैं। कोई कहते थे कि पुरोहित वर्ग का शासन था, कोई विद्वान का कहना है कि जनतंत्रात्मक शासन था, तो किसी का कहना है कि शासन एक प्रतिनिधि के अंतर्गत ही होता था। लेकिन कुल मिला के अधिकतर विद्वानों की यही राय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारी वर्ग का शासन था। सामाजिक तथ्य क्या है वहाँ के, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था, पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। धार्मिक जीवन कैसा था? मार्त देवी, वृक्ष, पशुपति, जल आदि की ये लोग पूजा करते थे, कहानी में सुनाई था आपने। और ये भी सुना था कि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर पाई गई थी, वो योगी एक ध्यान मुद्रा में जो बैठे हुए हैं। और हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्ति पाई गई थी, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है एक जगह, जिनको क्या कहते थे? उर्वरता की देवी। मैं बता चुकी हूँ कहानी में एक बार, क्या बोलते थे? उर्वरता की देवी। उर्वरता बोले तो उपजाऊपन की देवी। और धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ और साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे स्वास्तिक चक्र, ये सब चीजें पाई गई हैं। आर्थिक जीवन, इकोनॉमी, उसकी बात करते हैं। वो क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो जो मेन फसलें थी, देखिए किसी भी समाज की जो आर्थिक संपन्नता होती है, इकोनॉमी होती है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। और खास करके हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें तो कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे खेती की, यानी कि फसल की, कि वहाँ की वो मुख्य फसलें कौन सी थी? तो जौ और गुड़,
जौ और सॉरी गलत बोल दिया, करेक्ट करती हूँ, जौ और गेहूं, गेहूं और जौ, जौ और गेहूं, गेहूं और जौ, ये दो मेन फसलें थी। अन्नागार कहाँ कहाँ पाए गए थे? अन्नागार बोले तो अन्न रखने का एक स्थान। कहाँ कहाँ पाए गए थे? 3 जगह पाए गए थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में अन्नागार पाए गए थे। चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ पाए गए थे? लोथल और रंगपुर में पाए गए थे। और मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कपास का उत्पादन करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। अब बात करते हैं पशुपालन के, तो गाय के साक्ष्य नहीं पाए गए, घोड़े के साक्ष्य नहीं पाए गए, शेर के साक्ष्य नहीं पाए गए। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं कि किन किन पशुओं के साक्ष्य पाए गए, तो हो सकता है उनमें ये 3 ऑप्शन भी हों। तो इन तीनों को बिल्कुल आपको कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। 3 पशु नहीं पाए गए हैं, मतलब 3 पशुओं के एविडेंसेस नहीं पाए गए। किस किस के? गाय के, घोड़े के और शेर के। इसके अलावा गुजरात के निवासी पालते थे हाथी, इस चीज के एविडेंसेस पाए गए हैं। और जो इनका फेवरेट जानवर था, पशु था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, कौन सा था? कुंवड़ वाला सांड। अब बिल्कुल लास्ट हमारा इसका वो चल रहा है पड़ाव सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जो मेन पॉइंट्स, मतलब जो मुझे लगता है बिल्कुल निचोड़, जो सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, वो और नोट डाउन कर लीजिए। तो उसमें है सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग नहीं पाया गया है। जब सिक्कों का प्रयोग नहीं पाया गया तो व्यापार कैसे होता होगा, कैसे लोग चीजें खरीदते बेचते होंगे, सोचो जरा। तो उसमें हम बात करते हैं वार्टर सिस्टम की। वार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय सिस्टम, जो अभी भी गाँव में कहीं कहीं चलता है। मतलब जैसे कि कहीं आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भैया हमें 1 किलो चावल दे दो, लेकिन आपके पास रुपए नहीं है, तो उस चावल के बदले में आपके पास जौ है तो आपने जौ दे दिया। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले चीज लेना, वो वहां चलता था, इस तरह से व्यापार होता था। लिपि कैसी थी? लिपि बोले तो पढ़ने की भाषा, पहले ही बता चुकी हूं, चित्रात्मक। भैया हमें मोहरे कैसे मिली? इन पर चित्र हैं, कहीं भी कुछ भी मिला है तो कैसा मिला? चित्र के रूप में, जिसको हम पढ़ नहीं सके हैं। अब बात आती है, जब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हमारी खत्म हो गई है तो इसका पतन कैसे हुआ, ये कैसे खत्म हुई? मतलब हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, उसका उदय पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो भाई इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो इसका पतन कैसे हुआ? तो इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि 2 विद्वान हैं, मार्टिम व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड। मार्टिमम व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड, इनका मत है कि भैया आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और उस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। ओके। दूसरे हैं जॉन मार्शल और मैके। जॉन मार्शल और मैके, देखो मां से याद रखो, मार्शल और मैके। इनका मत है कि भाई बाढ़ आई होगी, तो बाढ़ में ये पूरा नगर जो भी थे, अर्बन सिविलाइजेशन पूरी बर्बाद होगी। अब बाकी एक आते हैं आपके ए घोष और आर्यल स्वाइन। स्वाइन फ्लू से याद रखना, स्वाइन फ्लू होती है ना, एक बीमारी बीच में चली थी। तो ये 2 हमारे विद्वान है, ए घोष और आर्यल स्वाइन। इनका कहना है कि भाई जलवायु परिवर्तन हुआ कुछ, उस वजह से सभ्यता का अंत हो गया। और एक है हमारे कैनेडी। कैनेडी भाई साहब का कहना है, उनका मत था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, इस वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। और लास्ट आए हमारे भाई मार्शल भाई साहब। तो मार्शल भाई साहब ने कहा कि भैया सब छोड़ो, भूकंप आया हुआ। भूकंप के वैसे भी साक्ष्य मिले 1-2 जगह, अभी बताए थे मैंने। तो इनने कहा कि भैया ये सब कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं भूकंप आया होगा और ये सभ्यता बर्बाद हो गई होगी। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठंड जा रही है और सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारी जा चुकी है, पतन हो गया उसका, चैप्टर क्लोज। तो आई होप आप लोगों ने इसके सारी क्लासेस को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं इसके आप तक अच्छे से कन्वे हो पाए होंगे। अगर ऐसा सच में है, आप लोग को समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आप अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं, इजी लग रहा है अगर पढ़ाने का मेथड, तो इसको अपने तक ना रखें। फिर से कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अब चर्चा करती हूँ मैं कुछ अपकमिंग क्लासेस पे। हिस्ट्री क्लास तो हमारी चल ही रही है। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास कुछ दिनों से ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ हेल्थ इश्यूज थे मेरे साथ। वो कोशिश करूँगी कि वो जब भी शुरू करूँ तभी शुरू करूँगी जब मेरे हेल्थ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, शायद 1-2 दिन का वक्त लगे मुझे, उनसे मैं पूरी तरह से निपट लूँ, फ्री हो जाऊँ। तो जब भी मैं शुरू करूँगी उसको डेली ही रखूँगी, फिर बीच में मिस नहीं करूँगी, इसलिए अभी शुरू नहीं कर रही हूँ। और एक क्लास मुझे बनानी है, जो सिलेबस की बात करी थी उसका सिर्फ ओवरव्यू लिया था, उसको डिटेल में एक क्लास बनानी है, वो क्लास आपकी आएगी। देन एक क्लास आएगी बुक लिस्ट पे कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं। ये मतलब वीडियोस तो देखनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करनी है ना, तो कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। साथ में एक मैं मैगजीन का नाम बता रही हूँ, उसके लिए मुझे कोई बुक लिस्ट का वीडियो में जब आऊँगी वही बताने की जरूरत नहीं है, वो अभी से बता देती हूँ क्योंकि वो आपको रेगुलर फॉलो करनी है। और वो सिर्फ सिविल सेवा के, क्या बोल रही हूँ, सिविल, सॉरी मेरा दिमाग बहुत थका हुआ है इस समय एक्चुअली, सिविल सेवा सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि अगर आप एसएससी की परीक्षाएं देते हैं उसके लिए भी अच्छी है। वो है घटना चक्र, उसको आपको रेगुलर पढ़ना है। भले ही उसका 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 4 पेज पढ़ें, वो डिपेंड करता है आपके टाइम पे, कितना टाइम है आपके पास, लेकिन उसको रेगुलर फॉलो करिए। ऐसा मानिए कि उसको अपनी आदत बना लीजिए, उसको अपनी लत बना लीजिए, उसको डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये समझ लीजिए, जैसे डेली कोई कोई पूजा करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण, तो उसको आपको उसकी लत डाल लेनी चाहिए, चाहे सुबह पढ़े चाहे रात को सोते समय, वो आपको पढ़ना है। बाकी बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है उनकी मैं अलग से लिस्ट बनाऊंगी, पूरी वीडियो बनाऊंगी उस पर। तो भैया ये थी आज की क्लास। और कुछ, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, 1-2 मिनट का कुछ मोटिवेशनल भी रहना चाहिए, नहीं डाला बहुत दिनों से, और आप लोगों ने कहा भी नहीं, आप लोगों ने कहा भी तो नहीं भाई, कमेंट सेक्शन में कुछ डालो, कुछ बताओ भाई मेरे को, कैसा लग रहा है पढ़ के, कैसा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, मुझे भी तो पता चले। अरे कुछ तो अच्छा लग रहा होगा तो ये तो पता चले क्या अच्छा लग रहा है। शेयर करो, कमेंट सेक्शन में डालो, तो किसी को जरूरत ही नहीं मोटिवेशन की, सब मोटिवेटेड है। किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला ही नहीं कि मैडम आपने बोला था 1-2 मिनट का कुछ मोटिवेशनल सेशन भी रखा करेंगे, लेकिन मैडम आपने कुछ बोला ही नहीं। किसी को जरूरत ही नहीं मोटिवेशन की, भैया सब सेल्फ मोटिवेटेड है। तो चलो इसी पे एक लाइन याद आ गई मोटिवेशन की, कि आप भले ही मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देख लें, चाहे सॉन्ग सुन लें, चाहे कुछ पढ़ लें, लेकिन कोई आपके अंदर मोटिवेशन नहीं जगा सकता किसी भी चीज़ के लिए जब तक आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। इस चीज़ को याद रखिएगा। नमस्कार।